नमस्कार, मैं हूं जायरा और आज हम बात करेंगे होम क्वारंटीन में रहने वाले मरीजों की। वह क्या एहतियात बरतें, घर में कैसे रहें। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,47,417 नए केस सामने आए। तो वहीं इस महामारी के चलते 380 लोगों ने बीते 24 घंटे में अपनी जान तक गंवा दी। वहीं अब तक कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 5,488 मामले सामने आ चुके हैं। दैनिक पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो अब तक 13.11% है और बड़ी बात यह है कि देश में आज कल से 52,697 ज्यादा मामले मिले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 11,17,531 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,85,035 हो गई है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भी बड़ी संख्या में लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। हालांकि अभी ये मामले गैर लक्षण या हल्के लक्षण वाले हैं। ऐसे में ये अभी कम जानलेवा है और घर पर डॉक्टरी परामर्श के साथ ही इसके मरीज ठीक हो रहे हैं। जो कोरोना मरीज हल्के कोविड लक्षण या गैर लक्षण वाले हैं, उनके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय समय समय पर होम आइसोलेशन के लिए गाइडलाइंस जारी करता है ताकि उन्हें मेडिकल सहायता मुहैया होने में कोई दिक्कत ना हो। साथ ही घर पर रहते हुए उनके परिवार वालों को भी उसके जरिए कोरोना ना फैल जाए। दरअसल गैर लक्षण वाले कोरोना मरीज वो होते हैं जिनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं होते हैं और उनका ऑक्सीजन लेवल भी 93% से अधिक होता है। वहीं हल्के लक्षण वाले मरीजों में भी ऑक्सीजन लेवल 93% से अधिक होता है। उन्हें बुखार हो भी सकता है और नहीं भी। उन्हें सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है। सिर्फ वही कोरोना मरीज होम आइसोलेशन या क्वारंटीन में रह सकते हैं जिन्हें हल्के लक्षण या कोई भी लक्षण ना हो। होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों के लिए जो नियम बताए गए हैं, उनमें मरीज को घर के अंदर सदस्यों से खुद को अलग करना चाहिए। विशेष रूप से बुजुर्गों और अन्य बीमारियों से जूझ रहे लोगों से भी एक अलग कमरे में रहना चाहिए। मरीज को एक हवादार कमरे में क्रॉस वेंटिलेशन के साथ रहना चाहिए और ताजी हवा आने के लिए खिड़कियां खुली रखनी चाहिए। मरीज को हमेशा 3 परतों या लेयर वाले मेडिकल मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मास्क गीला हो जाए या फिर दिखने में गंदा हो जाता है तो उन्हें हटा देना चाहिए। एक मास्क को 8 घंटे इस्तेमाल किया जा सकता है। देखभाल करने वाले और मरीज दोनों ही N95 मास्क का उपयोग कर सकते हैं। घर में क्वारंटीन रहने वाले लोगों को और क्या एहतियात बरती जानी चाहिए, वे क्या सावधानी करें, क्या दवा लें, क्या खाएं और किस चीज का परहेज करें, इन तमाम बिंदुओं पर आज हम जानेंगे विशेषज्ञों की राय। तो घर पर क्वारंटीन रहकर आपको क्या कुछ करना चाहिए, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर एम वली, जो कि सीनियर डॉक्टर हैं गंगाराम से, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा डॉक्टर राहुल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि हैं सीनियर डॉक्टर यथार्थ हॉस्पिटल। डॉक्टर राहुल, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर वली, आपके पास ही आना चाहूंगी पहले। अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, अब तो 2 लाख के ऊपर भी आज आंकड़ा पहुंच चुका है। लेकिन बस एक थोड़ी राहत वाली बात यह है कि जो घातक जितना बाकी हमने देखा पहले, उतना घातक इस बार हमें कोरोना नहीं देखने को मिल रहा है और घर में रह के भी लोग ठीक हो रहे हैं। तो घर में रहकर जब क्वारंटीन होते हैं तो क्या कुछ अहम कदम ऐसे में उठाने चाहिए और किस तरीके से अपना रोजमर्रा के जो काम है वो करने चाहिए? बिल्कुल जायरा, बहुत बहुत आपके सब दर्शकों को आज की शुभकामनाएं। लोहड़ी है, पोंगल है, मकर संक्रांति है, बिहू है। सभी को इस देश में हमारी तरफ से, आपके चैनल की तरफ से शुभकामनाएं। देखिए, होम आइसोलेशन और होम क्वारंटीन 2 अलग अलग शब्द हैं जी। आइसोलेशन का मतलब यह है कि हम जैसे ही लक्षण आए, हम अपने को घर में कैद कर लें। कैद, मैं इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूँ कि कैद में अनुशासन होता है जी। और वो अनुशासन क्या है कि हम दूसरे लोगों से नहीं मिलेंगे, हम घर में भी मास्क लगा के रहेंगे, और जो आप दिखा रही हैं घर की ऑब्जेक्ट्स को क्लीन करते रहेंगे, दूसरे लोगों के जरिए क्लीन करवाते रहेंगे, अपना 6-6 घंटे बाद ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर करते रहेंगे, फीवर अपना दिन में 3 बार कम से कम मॉनिटर करेंगे 3 दिन तक, और अच्छी नींद लेंगे
ऑक्सीमेट्री और टेम्परेचर मेंटेन करने के साथ साथ अच्छी पोजीशन में लेट के आराम करेंगे। अगर आप यूज टू हैं हल्की एक्सरसाइज के, वो कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा व्यायाम की जरूरत नहीं है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने पास उन लोगों को न बुलाएं जिनको लक्षण नहीं है, और अगर हम घर में रह रहे हैं तो उन लोगों से घर में न मिलें जो हमारे एल्डरली हैं और बच्चे हैं। गर्म चीजें पीते रहें, गर्म पानी पीते रहें, चाय वगैरह कहवा वगैरह पीते रहें। बुखार हो तो उसके लिए ज्यादा दवाई की जरूरत नहीं है, सिर्फ पैरासीटामोल का इस्तेमाल करें। आईसीएमआर की गाइडलाइन में स्टीम का भी मेंशन है जी। और अगर हो सके सांस लेने में थोड़ी बहुत परेशानी हो रही हो तो आपको सलाह दी जाती है कि उल्टे लेट के और प्रोन पोजीशन में रहें। लेकिन ब्यूडेसिनाइड या कॉर्टिसोन या कोई और एंटीबायोटिक या रेमडेसिविर खासतौर से लिखा गया है इसके लिए जी। उसके लिए आप बहुत एहतियात करें। स्टीरॉइड्स बिल्कुल ना लें और ना खुद से सीटी स्कैन वगैरह कराएं। जी। ये सब चीजें डॉक्टर की सलाह से करनी है। अगर आपका सेचुरेशन, जैसे कि आपने बिल्कुल ठीक बताया, 93 से कम हो जाए तब आपको चिंता की जरूरत है, और ऐसे में सबको जो है दूरी बना के भी रखना है, और आइसोलेशन के साथ साथ रेस्ट और क्रॉस वेंटिलेशन जिस कमरे में आप हैं वो बहुत जरूरी है। और अगर आपको लगे कि 3 दिन से ज्यादा बुखार आ रहा है या सेचुरेशन 93 से कम हो रहा है तो डॉक्टर की सलाह लीजिए। अपनी एडमिशन के लिए, हॉस्पिटलाइजेशन के लिए डॉक्टर आपको सलाह देंगे, और ये बहुत सावधानी पूर्वक करने के काम है, और 2 मीटर से करीब किसी को मत आने दीजिए। जी बिल्कुल, बहुत अहम बिंदु आपने यहाँ पर बताया डॉक्टर साहब, और जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं इन सभी चीजों को हम फॉलो करें तो फायदा होगा, और अगर आप संक्रमित भी हैं तो आसानी से रिकवर कर जाएंगे। डॉक्टर राहुल शर्मा, आप इस पर क्या कहेंगे? अब हम जिस तरीके से देख रहे हैं केसेस तो लगातार बढ़ ही रहे हैं, लेकिन लोग काफी ऐसे भी हैं जो घर में ही रहकर ठीक हो रहे हैं, तो आपके हिसाब से किन किन बिंदुओं को सबसे अहम माना जाए जिन्हें फॉलो किया जाए घर में रहते हुए? नमस्कार सभी दर्शकों को, और आई थिंक दिस इज द वेरी वेरी वैलिड क्वेश्चन, क्योंकि इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि सभी को माइल्ड डिसीज हो रही है। माइल्ड डिसीज का मतलब ये नहीं कि हमें बेपरवाह हो जाए, क्योंकि इन्फेक्शन का रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कभी भी अगर हम बोले कि 1% लोग भी अगर बीमार होंगे और हॉस्पिटल में आएंगे तो एक नंबर भी बहुत बड़ा हो सकता है। सो होम आइसोलेशन और होम क्वारंटाइन सबको जानना जरूरी है, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक की क्या करना है और एक की क्या नहीं करना है। जैसा कि डॉक्टर वली ने बताया है, नहीं करने में सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, सिर्फ पैरासिटामोल, खांसी हो रही है खांसी का सिरप और एडिक्वेट रेस्ट लेना है। लेकिन स्टेरॉइड, HRCT टेस्ट, ब्लड टेस्ट में आप अननेसेसरी नहीं करवाते हैं। कभी भी आपको लगता है बहुत सिंपल से सिम्टम्स हैं जो आपको देख, फीवर 3 दिन से ज्यादा चल रहा है, खांसी बहुत ज्यादा हो जा रही है, ऑक्सीजन 93 से कम हो जा रहा है, बॉडी एक्स बहुत हो रहे हैं, या जिन लोगों को भी 60 साल से ऊपर है और उनको किसी भी तरह की कोमॉर्बिडिटी है, उन सब लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने वाइटल्स मॉनिटर करते रहें, जिसमें जैसा कि डॉक्टर वली ने बताया, फीवर, ऑक्सीजन सैचुरेशन जो पल्स ऑक्सीमेट्री से है, और उसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि जिन लोगों को भी लगता है कि खांसी हो रही है या सिम्टम्स थोड़े से बढ़े हुए हैं, तो ना सिर्फ बैठ के एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं 6 मिनट वॉक टेस्ट, कि आप 6 मिनट के लिए चलिए और देखिए कि कहीं आपका ऑक्सीजन 3% कम तो नहीं हो रहा। अगर आपका ऑक्सीजन 3% या उससे ज्यादा कम हो रहा है तो आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेनी है। वो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, गवर्नमेंट के पोर्टल्स हैं उन पे भी सलाह ले सकते हैं, या फिर कोविड जो भी कोविड हॉस्पिटल्स हैं वहां जाकर दिखा सकते हैं, क्योंकि जनरली इस डिसीज में ऑक्सीजन गिरना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपका ऑक्सीजन 3 या 4% से ज्यादा गिर रहा है, मतलब कि आपके लंग्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या करना है। जैसे ही आपको लगा कि आपको सिम्टम्स आ गए, और इस सीजन में अनटिल प्रूव अदरवाइज जिन लोगों को भी सिम्टम्स आ रहे हैं वो सब कोविड से ही ग्रस्त हो रहे हैं, तो इमीडिएटली अपने आप को आइसोलेट कर लेना है। आइसोलेट एक ऐसे रूम में करना है जिसमें बाकी लोगों का आने जाने की जरूरत ना पड़े। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि बीच वाले रूम को आइसोलेट करते हैं। आइडियली यू शुड हैव अ कॉमन बाथरूम जहाँ पे आप सेल्फ सफिशिएंट रहें, चीजें एक बार अंदर ले लें, मैक्सिमम चीजें डिस्पोजेबल यूज करें ताकि उनको अच्छे से डिस्कार्ड किया जा सके। हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन का यूज करें। जो भी उनके केयर टेकर हैं उनको हैंड ग्लव और हाइजीन मेंटेन करना है। जिन लोगों को भी इन्फेक्शन है, कॉफ एटिकेट अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। खांसी और वातावरण में जब घर के अंदर एक बार ये वायरस आ जाता है तो वो बहुत तेजी से फैल सकता है, उसका ध्यान रखना है।
जिन लोगों को भी पुरानी बीमारी है, जिनके लिए वो दवाई ले रहे हैं, अपनी दवाइयों का बराबर सेवन करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन लोगों में ही रिस्क सबसे ज्यादा है डिसीज बढ़ने का। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें देखने हैं। पूरी तरह से आराम नहीं करना है, वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जैसा कि हमने पिछली बार देखा था कि क्लॉटिंग टेंडेंसीज लोगों में बढ़ जाती है। तो घर में रहें, लेकिन अपने ही रूम में घूमते रहें, ताकि लेग मसल, ब्रीदिंग एक्सरसाइज ये सब करते रहें। प्रोन पोजीशनिंग अगर करने की जरूरत पड़ रही है, आपको लगता है कि अगर आपका ऑक्सीजन गिरने लगा है, तो प्रोन पोजीशनिंग खाली सोल्यूशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन आपका 93 से नीचे आने लगा, प्रोन पोजीशन से बढ़ गया तो आप घर में ही वेट करेंगे। जैसे ही आपको लगता है कि आपका ऑक्सीजन 93 से नीचे आ रहा है, इमीडिएटली आपको मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत है, और उस केसेस में डिले ना करें, क्योंकि आप जितना डिले करते जाते हैं उतना जो दवाइयां हॉस्पिटल में जाके आपको चलनी है उनका इफेक्ट कम होता है जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां आपको लगे कि नहीं तबीयत ठीक नहीं हो रही है, अननेसेसरी डिले ना करें कि नहीं अभी देख लेते हैं, एक दिन और देख लेते हैं, 2 दिन जी जी। और यही चीज हम आजकल देख भी रहे हैं, लोग थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम में एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि हमें भी कोरोना हो सकता है, और टेस्ट भी नहीं करवा पाते हैं। और डॉक्टर वली, आप इस पर क्या कहेंगे कि बहुत से ऐसे भी केसेस हैं जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, पता ही नहीं चल पाता है, हमें हो भी के भी ठीक हो जाता है, तब भी नहीं पता चल पाता है। तो इन सब चीजों को अगर हम जानना चाहें कि अगर हमें भी है, अगर पॉजिटिव हम हो सकते हैं, तो किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए? क्या कोई ऐसा सिम्टम हो जो पता चल सके, जो एसिम्प्टोमेटिक वाले लोग होते हैं खास तौर से, कि वो अपना टेस्ट करवाएं? देखिए, ये सबसे खतरनाक फेज होता है इस बीमारी में, और खास तौर से हल्के कोविड में या ओमिक्रॉन में, जो कि ज्यादा अभी देखने में आ रहा है। तो उसमें मैं बार बार यही पूछता भी हूँ लोगों से, और फोन पे भी जो लोग कंसल्ट करते हैं उनसे मैं पूछता हूँ कि आपको फटीग कितने दिन से है, थकान कितने दिन से है। अप्रत्याशित थकान का होना इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है, हेडेक बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है, और बदन का टूटना जैसे कि वायरल प्रोड्रोम में होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। बुखार उमूमन इसमें 3rd डे आ रहा है, तो और कम आ रहा है बुखार, और बुखार ठीक भी हो जा रहा है 1-2 दिन में, 3 दिन में मैक्सिमम। लेकिन इसके बाद भी संक्रामकता मरीज की बढ़ी रहती है। तो इसको सबसे पहले हम पेशेंट को कहते हैं कि आप जब आइसोलेट हो रहे हो तो मास्क का प्रयोग करो। आप मास्क लगाना बहुत जरूरी है, ताकि आपको आपके जरिए से वायरस दूसरे को, जो हेल्दी पर्सन है, उसको ना लगे। इसमें बहुत मुश्किल होता है सिम्टम्स का पता लगाना, क्योंकि सिम्टम्स यूजुअली माइल्ड हैं और इन्फेक्टिविटी इसकी ज्यादा है। तो ये वायरस को हम एक्सक्रीट कर रहे हैं नाक से, खांसी में, और जो कि करीब करीब 2 मीटर से ज्यादा ही जा रहा है, जो मैं देख रहा हूँ। तो इसलिए सेफ डिस्टेंस की इसमें वैल्यू है। मास्क लगा के भी अगर हम रहेंगे तो भी 95%, 96% बचाव है। उसके साथ भी डिस्टेंस की सावधानी रखनी है। तो ये 2 चीजें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और अगर हमने पैरासीटामोल खा ली है तो फिर बुखार भी ठीक हो जाएगा और बॉडी की टूटन भी ठीक हो जाएगी। और यूजुअली 2-3 गोली दिन में खानी पड़ रही हैं ये। तो लोगों को हेडेक अगर हो, थकान हो, अप्रत्याशित कोई और इसके साथ सिम्टम हो, जैसे सांस फूलना हो, ये तो जब होगा जब लंग्स का इन्वॉल्वमेंट होगा या ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉल हो। तो ये तो वो सिम्टम्स हैं जो हम पकड़ लेंगे। लेकिन थकान के साथ और अनड्यू फटीग अगर है तो उसमें हम यही कहते हैं कि आप मास्क लगाना शुरू कर दीजिए, और फौरन अपनी हेल्पलाइन है आजकल दिल्ली गवर्नमेंट में, तो हेल्पलाइंस हैं, और कोविड हॉस्पिटल्स की भी हेल्पलाइंस हैं। और सबसे अच्छी हेल्पलाइन आपके फैमिली डॉक्टर की होती है। जो हमारे मरीज होते हैं उनकी हमें कोमॉर्बिडिटीज पता होती है, उनका वो ब्लड प्रेशर कितना है। वो कल ही मेरे पास एक लेडी आई, वो खांस रही थी, लेकिन उनका ब्लड प्रेशर 193/100 था। तो उनको पता ही नहीं चल रहा था कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो ये भी एसिम्प्टोमेटिक हाइपरटेंशन हो गया। तो उनको सबसे पहले मैंने सलाह दी कि आप अपने ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ठीक से खाइए। उन्होंने बताया कि मैं ठीक से खा रही हूँ, 2 गोली 3 की खा रही हूँ, लेकिन इसके बाद भी उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, उनको हेडेक था। तो सबसे पहले उसके लिए हेडेक के लिए दवाई दी, ब्लड प्रेशर की दवाई दी। उसके बाद मैंने उनको भेजिए कि आप घर में जाके आइसोलेट करिए और टेस्ट करा लीजिए। डॉक्टर साहब, तो इसमें क्या ब्लड प्रेशर लो भी होता है? क्योंकि कुछ पेशेंट्स मैंने ऐसे देखे कि लो भी काफी हो जा रहा था, 50-90 तक भी पहुंचा ब्लड प्रेशर। क्या ये इसकी भी संभावना रहती है? देखिए, किसी भी इन्फेक्शन में वेजोडाइलेटेशन होता है, हमारी ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं, और अगर हम पुअरली हाइड्रेटेड हैं, डिहाइड्रेटेड भी कह सकता हूँ, अगर हमको पानी की कमी है शरीर में,
और बुखार है तो ब्लड प्रेशर की रीडिंग स्लो हो जाती हैं। दूसरे, आजकल जो लोग रिस्ट वाले इंस्ट्रूमेंट से ब्लड प्रेशर लेते हैं तो रिस्ट वाले इंस्ट्रूमेंट में थोड़ा सा कम आता है ब्लड प्रेशर, जो कि हम आर्म पे लेते हैं उसके मुकाबले में। तो और जो लोग मोटे होते हैं उनका आर्म पे ब्लड प्रेशर ज्यादा आता है, जिसको हम स्नेग ऑफ फैट आर्म भी कहते हैं, और रिस्ट में करेक्ट आता है, तो उसको वो सोचते हैं ये हमारा लो ब्लड प्रेशर हो गया। लेकिन जो रीडिंग आपने बताई है 90-50, ये लो ब्लड प्रेशर है। और लो ब्लड प्रेशर में हमको सबसे पहले सॉल्ट का इंटेक बढ़ाना चाहिए, पानी का इंटेक बढ़ाना चाहिए, क्योंकि लो ब्लड प्रेशर पर से कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं होती, खासतौर से जब तक कि कोई हमारे यहाँ एंडोक्रीन कॉज ना हो, या ब्लीडिंग ना हो, डिहाइड्रेशन ना हो, बर्न्स ना हो। तो ये लो ब्लड प्रेशर जो है ये अच्छी बात नहीं है, इससे भी अनएक्सप्लेन्ड हेडेक रह सकता है। और जो लोग पतले दुबले होते हैं उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कम भी आता है, तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। रिस्ट वाले इंस्ट्रूमेंट से भी ब्लड प्रेशर थोड़ा कम आता है। तो एडिक्वेट ब्लड प्रेशर के लिए हमको आर्म पे ब्लड प्रेशर लेना चाहिए, थोड़ी देर बैठ के ब्लड प्रेशर लेना चाहिए। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको स्मोकिंग अवॉइड। जी, जाहिर तौर पर इन सभी चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि क्वारंटाइन रहते हुए आपको क्या कुछ करना चाहिए। खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, डॉक्टर राहुल शर्मा, आपके पास आना चाहूंगी। अब डॉक्टर साहब, अब जैसे कि हम देखते हैं कि जो तमाम लोग घरेलू ही उपचार शुरू कर देते हैं जब उन्हें थोड़े से भी सिम्टम होते हैं, तो और पिछली वेव्स में भी हमने देखा था लोग काढ़ा बनाते थे और कई सारे आयुर्वेदिक चीजों का भी इस्तेमाल करते थे। क्या इस बार भी ये सब करना उतना ही कारगर साबित हो सकता है? आपको क्या लगता है? ये बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है कि पिछली बार पूरी जनता ने, मतलब पूरी इंडिया ने काढ़ा पिया था, लेकिन उसके बाद भी हमें सेकेंड वेव देखनी पड़ी थी जो कि बहुत भयंकर थी। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि काढ़ा कितना फायदा है या कितना नुकसान करता है। बट दीज आर सम आयुर्वेदिक रेमेडीज जो आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ करते हैं कि गला खराब है तो हमने थोड़ा सा गर्म पानी ले लिया, सूप ले लिया, काढ़ा ले लिया, तो उससे आराम आ जाता है। बट थेरेप्यूटिक बेनिफिट कितना है इसका किसी को नहीं पता है अभी इस बारे में। तो अच्छी बात है कि इन चीजों से कोई हार्म नहीं है और हमें सूदिंग इफेक्ट आता है, तो इन सब चीजों को लेने में कोई बुराई नहीं है। बट अगर हम सिर्फ ये माने कि इन्हीं के बेसिस पे हर चीज ठीक हो जाएगी और हम अपने सिम्टम्स को दरकिनार कर दें, उन पर ध्यान ना दें, या हम अपनी बाकी जो दवाइयां हैं वो चल रही हैं उनको छोड़ दें, या जो थेरेपी डॉक्टर बता रहा है उनको ना लें, तो शायद हमारे जो हेल्थ है वो खराब हो सकती है। तो फर्स्ट से काढ़ा लेना, आयुर्वेदिक उपचार करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको उसी तरह से सजग रहना है अपने सिम्टम्स के लिए। अगर सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, डिसीज कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो इट इज मैंडेटरी कि अपने नियर बाय डॉक्टर की आप सलाह लें। जो इस बार सिम्टम्स हो रहे हैं उन पे भी हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि हम सबको कोविड वेव 2 के सिम्टम्स के हिसाब से हम अपने आप को कंपेयर करते हैं। लेकिन इस बार के सिम्टम्स थोड़े से अलग हैं, जिसमें जैसा कि डॉक्टर वली ने बताया, सबसे पहले बॉडी एक चालू हो रहा है, पिंडलियों में लोगों को दर्द हो रहा है, लेग में पेन हो रहा है, जो कि 1-2 दिन तक चल रहा है, लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। एंड क्योंकि फीवर नहीं आ रहा है तो उन्हें लगता है नहीं कोविड तो हो नहीं सकता है हमें, लेकिन इसको बोलते हैं वायरल प्रोड्रोम, जो कि बहुत कॉमनली सबको हो रहा है और पहले 2 दिन हो रहा है। तो जैसे ये सिम्टम्स आपको आते हैं, आपको सतर्क हो जाना है कि यू माइट बी इन्फेक्टेड विद वायरस और आपको आइसोलेट कर लेना है। फीवर इस बार जो आ रहा है बहुत तेज नहीं आ रहा है, कुछ लोगों में तेज फीवर है, हल्के फीवर के साथ लोगों को ठंड बहुत लग रही है, चिल्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, वो भी एक साइन है जिसमें हम देख रहे हैं कि कोविड पॉजिटिव आ रहा है लोगों को। थ्रोट पेन, थ्रोट इरिटेशन और खांसी, ये सबसे कॉमन सिम्टम्स हैं इस बार, जो कि जैसे पेशेंट को फीवर आता है उसके बाद चालू हो जा रहे हैं। ऑक्सीजन थैंकफुली किसी का नहीं गिर रहा है, या बहुत कम लोग हैं जो कि हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। हेडेक, नॉजिया और वॉमिटिंग, जैसे लो बीपी की बात की आपने, तो जिन लोगों को वॉमिटिंग हो जाती है या नॉजिया हो रहा है, या कुछ 20 से 30% लोगों को लूज मोशन हो रहे हैं, उनका बीपी गिरने की संभावना बन जाती है, क्योंकि उनका पानी की कमी हो जाती है शरीर में। तो अगर आपको फीवर नहीं आ रहा है, बाकी चीजें नहीं, और लूज मोशन और वॉमिटिंग की वजह से आपको पानी की कमी हो रही है, तो ORS एक बहुत बेहतर उपाय है जो कि आप घर पे कर सकते हैं, या सिंपल नमक, नींबू, चीनी का घोल जैसे कि हम लेते हैं वो सब लिया जा सकता है। 2 इंपॉर्टेंट सिम्टम्स जो पिछली बार थे, लॉस ऑफ टेस्ट एंड लॉस ऑफ स्मेल, वो इस बार नहीं है। तो हम लोगों को इसके लिए वेट नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारी लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट नहीं है तो हमें कोविड नहीं हो सकता है। तो इस बार का कोविड पिछली बार की कोविड से बहुत मायनों में डिफरेंट है, तो हमें उसी हिसाब से अपने लक्षणों को देखना है और उसी हिसाब से रियलाइज करना है कि कब आइसोलेशन करना है, कब डॉक्टर की सलाह लेनी है और कब ट्रीटमेंट लेनी है। जी। और डॉक्टर साहब, तमाम लोग अब ये भी कर रहे हैं कि जिंक ऐसे ही ले लेते हैं, भले ही उन्हें कोई सिम्टम हो या ना हो, या विटामिन सी या और भी टैबलेट्स जो होती हैं जो फायदा करती हैं इसमें, जैसे कि डॉक्टर्स कहते हैं, क्या उन्हें लेना ठीक है ऐसे में अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है तो?
तो आई थिंक दीज आर ऑल सपोर्टिव मेडिकेशन। अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो मेरी तरफ से इनमें से किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है। जहां आपको लगता है कि आपकी डाइट कम है, ओल्ड पेशेंट्स हैं, फ्रेल पेशेंट्स हैं, वीक पेशेंट्स हैं, जिनमें हमें लगता है कि सपोर्टिव सप्लीमेंट की जरूरत होती है, सिर्फ वहीं पर सप्लीमेंट देना है। यूनिवर्सली सबको 100% सप्लीमेंट की कोई जरूरत नहीं। जी जी, तो डाइट की आपने बात करी, तो डॉक्टर वाली आप इस पर क्या कहेंगे? क्या कुछ खास डाइट होनी चाहिए ऐसे में, एक हेल्दी डाइट जो आम लोगों को अभी लेनी चाहिए इससे बचने के लिए? हेल्दी डाइट में मैं यही कहूंगा कि जंक फूड बच्चों को अवॉइड करना चाहिए और लिक्विड्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लिक्विड्स में आजकल जैसे नॉर्दर्न इंडिया में जाड़े का मौसम है तो हम हॉट सूप्स ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, कहवा ले सकते हैं, और कुछ नहीं हो तो गर्म पानी भी ले सकते हैं। सादा खाना खाएं, फलाहार भी ध्यान से करें, फलाहार लें। और जिनको डायबिटीज वगैरह है वो जूस बिल्कुल ना लें। बहुत से लोग ऐसे आ रहे हैं जो जूस पी रहे हैं इसमें, और उन्होंने कहा मैं विटामिन सी के लिए जूस पीना था और शुगर 400 450 हो गई। और अपनी जो और बीमारियां हैं उसको कंट्रोल में रखें। एस्थमा है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, अगर ये बीमारियां हैं तो उनकी दवा रेगुलर खाएं और डाइट उसी के हिसाब से प्लान करें। कुछ लोगों को किडनी की बीमारी होती है तो उसमें हम प्रोटीन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, उनको हम पोटेशियम रिच डाइट को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, उसमें जूस भी आता है, फ्रूट्स भी आते हैं। तो आमतौर पर जो सीजन की सब्जियां हैं, सीजन के फ्रूट्स हैं, पत्तेदार सब्जियां हैं, उनका इस्तेमाल करें। सादा खाना खाएं, अधिक चिकनाई से बचें, ऐसा खाना खाएं जो जल्दी हजम हो जाए, पेट पर बोझ ना हो, और रात का खाना जल्दी खाएं। डाइट में सबसे इम्पोर्टेंट होता है एडिक्वेट न्यूट्रिशन, एडिक्वेट कैलोरीज, एडिक्वेट विटामिन, और साथ में पानी भी उतना इम्पोर्टेंट होता है। तो आजकल जाड़ों में लोग पानी कम पी रहे हैं, डिहाइड्रेट हो रहे हैं, और अगर उल्टी दस्त हो रहा है तो उसके हिसाब से जो है डाइट को भी मॉडिफाई करें, लिक्विड्स बढ़ाएं। और इसके अलावा डाइट में एक बात का ये ख्याल रखें कि हम कोई ऐसी चीज न खाएं जो एग्री ना करे, जिस चीज से एलर्जी हो वो चीज ना खाएं। कुछ लोग को फिश प्रॉन से एलर्जी होती है, वो प्रोटीन की वजह से वो खाते हैं तो उनको फिर सांस फूलता है, एलर्जी होती है, स्पैज्म होता है, इमरजेंसी में पहुंच जाते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज जो ऐसा फूड जैसे मशरूम्स है, ऐसी चीज जिससे आप एलर्जी हो आपको, वो बिल्कुल ना खाएं। और थोड़ा थोड़ा आहार लेते रहें, बल्क में न खाएं, और पेट को हल्का रखें और हल्का व्यायाम भी करें। आपने बिल्कुल ठीक व्यायाम का पॉइंट उठाया था। इडिल ना रहें और अपने पैरों को लेटे हुए चलाते रहें। तो खाने की जहाँ तक मैं प्रिकॉशन बताता हूँ लोगों को, यही कहता हूँ कि सादा खाना खाएं, घर का खाना खाएं, और अच्छी कैलोरीज वाला खाना खाएं, फ्रूट्स के साथ खाएं। जो लोग थोड़ा बहुत गुड़ खाना चाहते हैं वो भी खा लें अगर डायबिटीज ना हो। और विटामिन सी का इस्तेमाल कर सकते हैं वो डाइट में, अगर एक्स्ट्रा विटामिन सी लेना चाहें। और विटामिन डी बहुत जरूरी है। ये तो देखा गया है और रिसर्च से भी प्रूव हुआ है कि विटामिन डी का रोल इसमें बहुत अच्छा है कोविड के प्रिवेंशन में, और वायरस के लेवल पे भी विटामिन डी काम करता है कहीं ना कहीं। तो उसके रेप्लिकेशन के लिए भी विटामिन डी का रोल बताया गया है, उसको रोकने के लिए। तो ये सब मिली जुली बातों के साथ ये लगता है कि हम एक संयमित लाइफ पैटर्न रखें, उसमें नींद का, योगा का, व्यायाम का, रिलैक्सेशन का, और बहुत सी चीजों के साथ साथ टेंशन फ्री रहने का, ये भी मैं डाइट के साथ इसलिए जोड़ रहा हूँ। जी बिल्कुल जाहिर तौर पर डॉक्टर साहब, क्योंकि हम देख रहे हैं लोग आजकल डर बहुत ज्यादा जा रहे हैं जब सिम्टम होते हैं, तो इसी वजह से और ज्यादा उनकी तबीयत और बिगड़ जाती है इसी वजह से, क्योंकि थोड़ा दहशत में आ जा रहे हैं लोग, थोड़ा एक आध सिम्टम भी अगर उनमें देखने को मिलता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। हमने आपको बताया कि क्वारंटीन जब आप रहते हैं तो आपको क्या कुछ अहम कदम उठाने चाहिए और किस तरीके से आपकी जो दिनचर्या है वो होनी चाहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।